जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। तो एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं जी। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लें। कभी सुना है इसका नाम वैसे इंट्रो में? सुना हुआ है? वहां पे तो पूरी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते थे। चलो खैर सुनो, इधर इनकम स्टेटमेंट जो है वो आपने बनानी सीखी हुई है जी। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग, परचेजेस, क्लोजिंग, इसमें भी एक दो इक्का दुक्का चीज़ें आ जाती हैं, छोड़ो उसको। उसके बाद जी कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल जीपी, फिर एड अदर इनकम लेस एक्सपेंसेस, और चलो सारे जहान के एक्सपेंस उसके अंदर, सैलरी, रेंट, डेप्रीसिएशन। अब ये पूरे सवाल के अंदर से अगर मैं कहूं कि इस सवाल को देखते हुए बताओ इनकम स्टेटमेंट में क्या रेलेवेंट चीज जानी है, तो क्या जाना है? अब मैं इस डेप्रीसिएशन को, भाई उधर ही रखना, मैं सिर्फ इसको ऑन करने आया हूं, ना सुना ना मेरे कुछ। अच्छा, अब मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाऊं जो यहां तक नेट प्रॉफिट तक ले जाए आपको, क्योंकि मेरे पास तो ये सारे जहान का डाटा अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन सवाल में वो मुझसे क्या कहेगा, रेलेवेंट हिस्सा बना दो इनकम स्टेटमेंट का, यानी जो आपके सवाल से रिलेटेड हो। तो इसका मतलब पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाने की बजाय मैं सिर्फ इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग दूंगा और ब्रैकेट में लिखूंगा उसके एक्सट्रैक्ट्स, और सिर्फ उसके नीचे ये डेप्रिसिएशन शो कर दूंगा। कैसे? इधर देखिएगा, एक्सट्रैक्ट सम बनाने लगे हैं जी। इनकम स्टेटमेंट लिख दें या प्रॉफिट एंड लॉस लिख दें, कंप्रीहेंसिव इनकम इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा जब, तो फिर वो नाम यूज करने लग जाएंगे। ठीक है जी। तो इनकम स्टेटमेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट्स कैसे बनेंगे 2010 के लिए। इधर देखें, इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या जाना है इस पूरे सवाल में, जितना आपने वो सारा सवाल किया है, सारे सवाल में क्या जाना है? क्या ये एडिशन जाना है? क्या ये वाला अक्यूमुलेटेड डेप्शन जाना है? नहीं, सिर्फ ये वाला डेप्शन एक्सपेंस है जो यहां से क्रेडिट होकर ट्रायल में जाके एक्सपेंस बनता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब इस पूरे सवाल में से प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाने वाली सिर्फ एक चीज है, और वो है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। और वो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो है वो पीएनएल का आइटम है, एक्सपेंसेस के अंदर नजर आएगा 32.5। इधर एक्सपेंस लिख दिया तो नेगेटिव नाम भी लिखो तो काम चलेगा, लेकिन कुछ बच्चों को तकलीफ होती है कि नहीं जी नहीं, हमने तो लिखना ही लिखना है, तो लिख लें। अब ये पूरी इनकम स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए इसके साथ आपने क्या लिख लिया, ये मतलब एक्सट्रैक्ट्स का। ये कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट थी, ये इनकम स्टेटमेंट का रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट है, रेलेवेंट टू आर क्वेश्चन। ठीक है, 2009 का है। 9 कर लो यार, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई लड़ाई है मेरी जी। वैसे ऐसे आप लोग हंसते हैं, ऑनलाइन वाले इस बात पे परेशान बैठे होते हैं, आपको पता नहीं ऑनलाइन वाले बेचारों का। ठीक है ना, वो इस बात पे परेशान, बोल कुछ सक नहीं रहे होते, तो ऐसे सवाल भी सही करा दिया करो, वो बच्चे परेशान, वो समझते हैं कॉन्सेप्ट होना है पीछे भी, गलती हुई हो तो कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, हाँ जी, ना जी, हाँ जी, समझ आती है? एक्सट्रैक्ट की समझ आ गई? एक्सट्रैक्ट किसे कहते हैं? ओके। अच्छा, अब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट याद हो आपको बैलेंस शीट कैसे बनती थी? बैलेंस शीट नॉन करंट एसेट्स में पीपीई, फिर और भी 2-3, फिर करंट एसेट्स में डेटर्स, इन्वेंट्री, फिर कैपिटल, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटीज। अब पूरी बैलेंस शीट तो ये है जाकर बनेगी, जिसमें एसेट साइड का ये टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल, और हम कहेंगे लो जी बराबर हो गया, बैलेंस शीट बन गई। पर्चे में जो नहीं होता बराबर, होना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। कितने बच्चों का हो गया था टैली? अच्छा, कितनों का नहीं हुआ था? सबका ही फिर नहीं हुआ ना, जिन्होंने पीआरसी दिया इस दफ़ा। तो हमारे तो उस्ताद ये कहा करते थे जब हमें अकाउंटिंग पढ़ाते थे कि अगर बैलेंस शीट टैली ना हो तो खुशी खुशी आगे चले जाना, और अगर टैली हो जाए तो दुख करते हुए आगे चले जाना, मतलब रुकना नहीं है। अब कैश फ्लो हमारे टॉपिक में यहाँ पे आना है। वैसे बैलेंस शीट है एनपीओ के अंदर मेरी, और कैश फ्लो के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो वहाँ पे जाके भी मैं ये बयान इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूंगा कि टैली ना करे तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के आगे चले जाना, और टैली कर जाए तो
अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कह के आगे बढ़ जाना, रुकना तो नहीं है। बैलेंस नहीं हुई तो होती भी नहीं है, ठीक है, छोटी सी गलती हो तो। खैर वैसे बातें पता नहीं कहाँ निकल गई। ये है जी पूरी बैलेंस शीट, लेकिन हम सवाल के अंदर ये पूरी बैलेंस शीट नहीं बना सकते। ये सारी चीज़ें तो हमें अवेलेबल ही नहीं है जो ट्रायल के अंदर होती थी। हमें तो सिर्फ ये एक आइटम चाहिए जो बैलेंस शीट के अंदर नज़र आता था, ये रेलेवेंट है हमारे सवाल से रिलेटेड, यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। लेकिन चलो आज चूंकि पहला दिन है तो मैं एसेट ही लिखूंगा, ठीक है, एसेट ही लिखूंगा। और बैलेंस शीट के फेस पर इसकी बुक वैल्यू नजर आती है, ये आप बड़े हो गए हैं, लेकिन चूंकि आप इंट्रो वाली बैलेंस शीट बनाकर आए हैं तो बैलेंस शीट के फेस पर ही आप एसेट लेस एक्यूमुलेटेड डेफिनेशन कर देते थे, तो मैं भी आज वो कर रहा हूं, ठीक है। वो अलग बात है कि इसी टॉपिक के एंड तक जाते जाते पीपी का नोट बनवा लूंगा आपको, तो फिर बैलेंस शीट जो FAR1 या FAR2 के लेवल की है या ऑनवर्ड जिंदगी में चलेगी उस पर बता दूंगा कि क्या फॉर्मेट होता है। लेकिन अभी मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूँ जो आप इंट्रो में करके आए हैं, बस थोड़ा सा उसकी जरा वो झाड़ पूंछ कर रहा हूँ और थोड़ा सा पता है ना नमक मिर्च लगा के, तो थोड़ा सा अपने हिसाब से भी करता जा रहा हूँ चीज़ों को। तो ये बैलेंस शीट आपने बनानी सीखी हुई है। इसको अगर मैं कहूँ कि इस सवाल के हिसाब से देखकर बताओ रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स क्या हैं, तो सिर्फ क्या चीज़ नजर आएगी इसमें, एसेट। नॉन करंट एसेट्स के अंदर ये एसेट, नाम से होता तो नाम लिख लेते, ठीक है, व्हीकल, बिल्डिंग वगैरह, लेकिन नाम नहीं है तो बस एसेट ही लिख लो। तो बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में हेडिंग देनी है हमने कि कौन से किस हिस्से में रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं ना, ठीक है। इसके ऊपर एक्सपेंसेस की हेडिंग मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि एक्सपेंसेस लिखकर आप लिख देते थे, बस एक्सपेंस ही है ना, लेकिन यहां पर तो एसेट करंट भी है नॉन करंट भी है, तो बताओ कौन सा है, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर एसेट कॉस्ट कितनी है एसेट की, अब ये पता नहीं है मुझे क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग बैलेंसेस ने आना होता है। ऐसे ही है, बैलेंस शीट में क्या आता है, क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस तो है नहीं, निकालना आता है, लेजर को क्लोज करना आता है। मुझे पता है बचपन में आपने और तरतीब से पढ़ा होगा, पहले एंट्री सीखी होंगी, लेजर्स बनाए होंगे, फिर या पहले लेजर बनाए होंगे फिर उससे जर्नल एंट्री सीखी होंगी। मैं तो बस आपको एक लॉजिकल सा सीक्वेंस बनाता जा रहा हूँ, जहाँ पे किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है मैं कहता हूँ चलो आप वो निकाल लेते हैं। मैंने लेजर नहीं बैलेंस किए, मैं आ गया बैलेंस शीट बनाने। बैलेंस शीट बनाने आया, इनकम स्टेटमेंट तो बन गई, फॉर द ईयर फिगर गिवन थी, ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे क्लोजिंग बैलेंस चाहिए था, अब वो नहीं था। मैंने कहा चलो आओ चलते हैं निकाल लेते हैं, ठीक है। मसला क्या है, तो एसेट का अकाउंट ये भी बस आज ही मैं कर रहा हूँ, एसेट टोटल वाला ये जो लिख रहा हूँ, कल डबल लाइन लगेगी। बस आपने पर्चे में अगर लेजर रिक्वायर्ड हो तो ऐसे पूरा लिखना है, वरना आप भी वैसे ही करना जैसे कल से मैं करूंगा। 31 दिसंबर 2009 ये लेजर की बैलेंसिंग आती है ना, डेबिट साइड हैवियर थी क्रेडिट साइड से, तो जो डेबिट साइड का बैलेंस था वही क्रेडिट साइड पे लिखा हमने, और दोनों साइड्स को बैलेंस कर लें उसके लिए 500 रुपया इधर कम पड़ रहा है, वो 500 यहां पर डाल दिया, और इसको हमने कहा था क्लोजिंग बैलेंस या कैरी डाउन बैलेंस भी कहते थे, ठीक है जी, CD बैलेंस। ये बैलेंसिंग फिगर हमने निकाली। ये कुछ याद आ रहा है, अल्लाह करे बस ये याद आ रहा है, ऐसे ही याद रहे। तो ये क्लोजिंग बैलेंस है एसेट्स का, यानी एज ऑन 31 दिसंबर 9 हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास, बाबर आजम के पास टोटल 500 रुपए के एसेट्स पड़े हैं। तो ये क्या है, कॉस्ट, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद ये एसेट 500 की कॉस्ट पे पड़े हैं, लेकिन कुछ इस्तेमाल हो चुके हैं, इसलिए ये अभी भी 500 ही बुक वैल्यू नहीं शो कर रहे होंगे। यानी ये खरीदे, कॉस्ट का मतलब क्या है, खरीदे 500 के थे, लेकिन ये कुछ अरसा इस्तेमाल हो गए, इनसे कुछ फायदा हम ले चुके, तो क्या अभी भी इनको किताबों में 500 पर नजर आना चाहिए? ये सही नहीं है। इन्होंने जितना फायदा दे दिया डेप्रिसिएशन, या यूं कह लो जितनी वैल्यू लूज कर दी, उसको इनकी कॉस्ट में से माइनस करके इनको बुक वैल्यू पे शो करना है। तो उसके लिए हम बचपन में क्या करते होते थे, इस एसेट की, इस कॉस्ट में से, ये क्या है जी एसेट की, ये माइनस कॉस्ट नहीं है, मैंने कहा एसेट की कॉस्ट, ओके ठीक है। अच्छा, लेस क्या कर देते थे इसमें से, तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 32.5, तो आपके पास क्या नजर आएगा, 467.5। ये क्या है जी, हमारी बुक वैल्यू। तो ऐसे नहीं करेंगे हम, तो 467.5 ही डायरेक्ट शो किया करेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में। लेकिन चलो बचपन में आप ये करके आए ना, इतना कर लेते थे आप, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और एंड पे टोटल कर लेते थे, सहूलत थी ना वहाँ पे। यहाँ पे नहीं है। FAR2 में जो बैलेंस शीट बनाओगे उसके अंदर इसकी इजाजत नहीं है, बल्कि FAR1 में सिखा दिया जाएगा
कि IAS 16 से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के, उनका अलग से नोट बनेगा और वहां से टोटल होकर एक फिगर निकलकर बैलेंस शीट के फेस पर आएगी। लेकिन ये इंशाल्लाह 12वें 13वें लेक्चर में जाकर बताऊंगा, फिलहाल नहीं, फिलहाल चलने दें जैसे चल रहा है। ओके जी, इसको क्या कहते हैं जी? एसिड ही है, लेकिन एसिड किताबों में नजर किस पे आएगा? कॉस्ट पे नहीं नजर आएगा, बुक वैल्यू पे नजर आएगा। यहां तक को मसला, चलें आगे। ओके, नेक्स्ट ईयर आया। अच्छा सॉरी, ये कैसे आपने निकाल लिया? इसका तो बैलेंस ही नहीं था, पहले बैलेंस तो करवाओ। हद हो गई, कितने शरारती हो गए आप लोग। मैंने कहा अक्यूमुलेट ऑप्शन माइनस करनी है, तो आपको कहना चाहिए था उसका तो बैलेंस ही नहीं है हमारे पास। नहीं था ना, तो लेजर को बैलेंस करके निकालना था ना। ठीक है जी, 32.5। अच्छा जी, 32.5 दोनों साइड पर लिखा। क्रेडिट साइड हैवियर थी, बैलेंस ही फिगर डेबिट साइड पर लिख दी 31 दिसंबर 9 पर, और यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस था। इसका भी क्लोजिंग बैलेंस 32.5 ही है, लेकिन मैंने इसको बैलेंस करना मुनासिब भी नहीं समझा, जरूरत ही नहीं थी। करना है तो कर लो, इसका भी क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, लेकिन मैं ज्यादा बेहतर यूं समझूंगा कि इसके बारे में हम यूं लिख दें कि ये तो कहां चला गया है, इनकम स्टेटमेंट में। या क्लोजिंग भी लिख सकते हैं आप, यहां पे बिल्कुल लिख लें, लेकिन उस क्लोजिंग का मतलब क्या होगा? ट्रायल में चला जाना। ठीक है ना? चले, बहरहाल ये डेबिट एक्सपेंस हो गया क्लोज, ये लेजर भी क्लोज हो गया। ठीक है, ये 32 सीधा हम कहां ले गए थे? इनकम स्टेटमेंट में। अगर क्लोजिंग लिखना है तो क्लोजिंग भी लिख सकते हो, कैरी डाउन लिख दो, इसको भी परेशान नहीं होना। ये लो कैरी डाउन लिख देते हैं, सबको, सब लेजर्स को हमने क्लोज कर दिया। ये चूंकि एक्सपेंस था तो ये क्लोज कहां पे हुआ है? जाके P&L के अंदर। ठीक है, और ये दोनों बैलेंस शीट के आइटम्स थे, ये बैलेंस शीट के अंदर आ गए। कोई मसला? चले आगे। अब अगला साल शुरू होता है। अब अगले साल में कोई बता दे सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग लिखना चाहिए। सबसे पहला काम ये करें, क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बनाएं। ठीक है, तो 1 जनवरी 2010 ब्रॉड डाउन 500 टणों जी। इधर ओपनिंग इधर लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग होगा तो क्रेडिट साइड पर आएगा। ये बैलेंसिंग ऑफ लेजर के वक्त क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड पे लिखा जाता है, सिर्फ लेजर को बैलेंस करने के लिए। इस बैलेंस के इधर लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि ये क्रेडिट बैलेंस है, ये बैलेंस डेबिट का था, ये वजनी साइड थी, बैलेंस करने के लिए इधर लिखा गया, तो ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये डेबिट बैलेंस है। इसलिए जब ओपन किया तो अपनी नॉर्मल साइड पे आया। ऐसे ही ये क्रेडिट बैलेंस है, तो जब इसको ओपनिंग बनाएंगे तो ये अपनी नॉर्मल नेचर के ऊपर नजर आएगा। 1 जनवरी 2010 है, ब्रॉड डाउन 32.5। ओके डन। और उसके बाद 1 जनवरी 2010 पर ये भी ओपनिंग आ जाएगा। या अल्लाह, या अल्लाह मुझे सब्र दे दे इस रोजे में, मुझे लिखने दिया, इन्होंने रोका ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? मेरे बोलने पे आप लोगों को चीख उठना चाहिए था। सर कैसी बात कर रहे हैं? P&L का आइटम एक्सपेंस हो और ओपनिंग बैलेंस, वो तो P&L में क्लोज हो गया था और फिर P&L में से इसका रिजल्टेंट नेट प्रॉफिट या लॉस निकला था और वो कैपिटल में क्लोज हो गया था। इसका तो वजूद ही नहीं रहता, एक प्रॉफिट लॉस किसी भी आइटम का वजूद नहीं रहता पीरियड के बाद। फॉर द ईयर इसको बनाते हैं, इसीलिए हद हो गई। नेवर P&L के किसी भी आइटम का क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड में ओपनिंग नहीं बनता, बल्कि वो क्लोजिंग P&L में क्लोज हो जाता है। या तो आप लोग सोए हुए थे, या आप लोगों ने इस बात की परवाह नहीं की, और या आपको बात समझ ही नहीं आई। क्या वजह थी? क्या आपको ये बात नहीं पता थी? पता थी, फिर सोए हुए होंगे। इतना बड़ा गुनाह है कबीरा होने दिया अकाउंटिंग का आपने। भाई याद रहेगा, वो दोनों ओपनिंग बने, ये ओपनिंग नहीं, कभी भी नहीं। P&L का कोई भी आइटम हो उसका क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग
नहीं बनता, उसका बैलेंस क्लोज होता है पीएनएल में, पीएनएल से वो फिगर नेट प्रॉफिट या लॉस रिजल्टेंट बन के क्लोज हो जाती है कैपिटल के अंदर। यानी इनकम्स एक्सपेंसेस क्लोज होते हैं पीएनएल में और पीएनएल का रिजल्टेंट नेट प्रॉफिट या लॉस वो क्लोज होता है कैपिटल में जाके, और अगले पीरियड के अंदर कोई ओपनिंग नहीं होता पीएनएल के अंदर, वो कैपिटल में एडेड होता है। पीएनएल अगले पीरियड में फिर फॉर द ईयर बनता है, फिर फॉर द ईयर इनकम्स एक्सपेंसेस उसमें आती हैं और फिर नेट में प्रॉफिट या लॉस निकलता है और फिर वो जाकर कैपिटल में ऐड या लेस होता है, और ये कहानी चलती रहती है। इनकम स्टेटमेंट इसीलिए फॉर द ईयर। बैलेंस शीट का हर आइटम जो है वो दायमी होता है जब तक हमारे पास रहना है, ठीक है। फॉर द ईयर नहीं होता, वो एज ऑन होता है, तो वहां पर बैलेंसेस क्लोजिंग जो होंगे वो अगले पीरियड में ओपनिंग बनेंगे। तो सही है, वैसे मायूसी हुई है मुझे, आपको ऐसे रोड़ा डाल देना चाहिए था। की कर देता है सर जी, ये की कह रहे हो तुसी, पता नहीं कहाँ थे आप लोग। लगता है रोजे में इस वक्त ठंडी हवा, दोपहर का टाइम। आई नो यू नो, आई नो। ओके जी, ओपनिंग बन गया। ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है जी, अब इस साल के अंदर कोई ट्रांजैक्शन है, ना भी हो तो ये अगले साल का लेजर बन सकता था, सिर्फ डेप्रिसिएशन निकाल लेते, लेकिन अगले साल की ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन है। यकम सितंबर 2010 को 500 का एक और एसेट खरीदा बाबर ने। यकम सितंबर, तो अगले साल की एंट्री है। ये 2009 की जर्नल एंट्रीज चल रही थी और यहां से ऑनवर्ड्स 2010 की एंट्रीज चल पड़ी, ठीक है। अब ऊपर वो मैंने अलग से हेडिंग नहीं दी, जगह नहीं थी, ठीक है। 2009 की एंट्रीज और ये जनाब 2010 की एंट्रीज चल पड़ी। भाई आपको नजर ना भी आए तो मैंने बता दिया ये, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? 2010। चलो बहरहाल ये एंट्रीज नजर आ रही है ना, ये एरिया मैंने छोड़ा होता है आप लोगों के लिए, लेकिन 3 से आगे ना बैठना, फिर ये भी नजर आना मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, अब 1/9/10 एसेट खरीदने की एंट्री अगले साल बदल जाएगी क्या? वही रहेगी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। नरेशन वही है इसलिए दोबारा नहीं लिख रहा। कितना है? 500। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। लेकिन अब डेप्रिसिएशन के लिए एक मसला और आ गया। डेप्रिसिएशन करते हुए हम 500 को लेकर चले, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह से 500 को ही लेकर चले। एक्सट्रैक्ट्स पता लग गए किसे कहते हैं? अच्छा जी, हम लेकर चले उसी 500 को, तो एक मसला आया, इसी को मैं बढ़ा रहा हूँ, इसी वर्किंग को, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। तो सिर्फ एडिशंस के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं, एडिशन तो इस साल का एडिशन सिर्फ 500 कहलाएगा। जो पिछले साल में 200 और 300 के 2 एसेट्स आए थे, यानी टोटल 500 के, वो एडिशन नहीं है। आप देख लो, लेजर भी आपको यही बात बता रहा है, आप इसको कभी भी एडिशन नहीं कह सकते। हाँ, अगर यकम जनवरी 10 को ही कोई एसेट खरीद लें, खरीदा है इस साल में, तो वो एडिशन कहलाएगा। ये बीडी का मतलब ही क्या है? पिछले साल का क्लोजिंग था जो इस साल का ओपनिंग बना है, तो ये तो एडिशन है ही नहीं। इसका मतलब ये जो आप एंट्री करेंगे, चलो पहले एंट्री भी कर ही देते हैं साथ जी। एसेट डेबिट और दिमागों के अंदर कैश क्रेडिट 1/9/10। अब मसला क्या है? मसला ये है कि पिछले साल में तो कुछ ओपनिंग था ही नहीं, सिर्फ 2 एडिशंस थे, आपने उनको उठाया था और उठाकर डेप्रिशिएट कर दिया था। लेकिन यहां पर क्या मसला है? ओपनिंग भी तो है नहीं है? वो है कि नहीं है? अब ओपनिंग एसेट्स को सबसे पहले डेप्रिशिएट करना है, एडिशन वाले तो बिल्कुल उसी तरह से हो जाएंगे, ठीक है। अब ओपनिंग एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है तो यहां पर सवाल पैदा होगा, मेथड कौन सा है? और स्ट्रेट लाइन की खसूसियत क्या बताई थी? हर साल डेप्रिसिएशन सेम, या हर साल फॉर्मूला सेम, या आज एक और बात जरा अगले कदम पे जाकर बोल दूं, हर साल रेट ने कॉस्ट पे लगना है। अभी दूसरा मेथड पढ़ाया ही नहीं है। दूसरा मेथड पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें पता लगेगा कि अगला सब्सिक्वेंट ईयर जब आता है रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर, तो रेट ने कॉस्ट पे नहीं लगना होता, बुक वैल्यू पे लगना होता है। तो जब वो मेथड आएगा तब मसला पड़ेगा ना। फिलहाल तो सुकून चल रहा है, एक ही मेथड पड़ा है और उसमें रेट ने किस पे लगना है?
कॉस्ट पे लगना है, तो ओपनिंग एसेट्स को सबसे पहले डेप्रिशिएट करें। ओपनिंग एसेट कितने के पड़े हैं जी? 500 के। तो सबसे पहले इन ओपनिंग एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं। तो पहला काम करेंगे हम, डेप्रिसिएशन के अंदर लिखेंगे ऑन ओपनिंग एसेट्स, ठीक है। पिछले साल ये कोई नहीं था, ये यहाँ पे फिगर कोई नहीं थी क्योंकि कोई ओपनिंग एसेट था ही नहीं, इस साल है, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है। और एक अंग्रेजी में जुमला लिख रहा हूँ जो आगे चल के डिस्पोजल में काम आएगा, फिलहाल तो मसला कोई नहीं है, ठीक है। हमने क्या करना है जी, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कॉस्ट ऑफ ऑल ओपनिंग एसेट्स, कॉस्ट ऑफ ऑल ओपनिंग एसेट्स लेने हैं, और अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू हो तो उसको माइनस कर देना है, और ठीक है। लेकिन नहीं है इसलिए मैं अब लिख नहीं रहा मजीद, ऐसे आप उलझेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल ओपनिंग एसेट्स, इसको मैं आसानी के लिए यूं लिख दूं, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एसेट्स है ना, तो उसको मैं अगर यूं लिख दूं, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स, तो मतलब तो वही ना आ गया, कॉस्ट एसेट्स की कॉस्ट, सारे एसेट्स की कॉस्ट ओपनिंग डेट पर खड़े होकर, ठीक है। तो ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट ओपनिंग डेट पर पड़ी होगी ना, ठीक है। ये ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स है, इसके ऊपर आपने क्या करना है जी, रेट लगा देना। ये जुमला आहिस्ता आहिस्ता हमारा अब इवॉल्व होता चला जाएगा, जब डिस्पोजल आएगा, जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बदलेगा, तो इसी जुमले को हम चेंज करते जाएंगे, यही इवॉल्व होता जाएगा हमारा। तो बेसिक बात ये इसलिए लिख ली हमने, ठीक है। अच्छा, बस 1-2 दिन लिखेंगे, जब याद हो जाएगा उसके बाद फिर डायरेक्ट लिखा करेंगे, पर्चे में थोड़ी करना है, ओके। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स पर रेट लगाएंगे और फ्रैक्शन लगाएंगे, फ्रैक्शन लगाएंगे। नेवर नेवर, ओपनिंग एसेट्स की यही खूबसूरती है कि इस पर कभी फ्रैक्शन नहीं लगेगा, और इस जगह पर कभी फ्रैक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि ओपनिंग एसेट्स इस लाइन में हम सिर्फ उन एसेट्स को रखते हैं जो साल के पहले दिन भी हमारे पास थे, साल के आखिरी दिन भी हमारे पास होंगे। यानी मैं अगर आज तो अब नहीं टाइम बचा, कल डिस्पोजल करवाऊंगा, तो डिस्पोज होने वाला एसेट अगर पूरा साल हमारे पास नहीं रहता ना, उधर में दौरान साल निकल जाता है, तो हम उसको यहां से निकाल बाहर फेंकेंगे। वो कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह कल दिखाऊंगा। ओपनिंग एसेट्स में सिर्फ वो एसेट्स, ओपनिंग डेप्रिसिएशन सिर्फ यहां पर सिर्फ उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन लेनी है जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हमारे पास मौजूद रहें। गॉट इट, ठीक है। चलो फिलहाल तो डिस्पोजल आज है नहीं, तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स कितनी है जी, 500 इंटू रेट क्या है, और कोई फ्रैक्शन नहीं लगाना। यहां पर लिख लो अपने लिए, नेवर अप्लाई फ्रैक्शन हेयर, नेवर अप्लाई फ्रैक्शन हेयर। कहां हेयर, 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 यानी ओपनिंग एसेट्स की डेप्रिसिएशन जहां निकालोगे वहां कभी फ्रैक्शन नहीं लगना। ये बात ऐसे याद रख लोगे ना, तो फिर आप खुद ही ऐसे किसी एसेट को यहां नहीं आने दोगे जो साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन यानी पूरा साल हमारे पास ना रहा हो, ठीक है। और सही है, चलो हाँ जी, आंसर 500 इंटू 10 50, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है जी, आगे वही नॉर्मल ऑन एडिशंस। एडिशन एक हुआ है और वो लेजर में नजर आ रहा है 500। सवाल की तरफ क्यों जाएं, और डेट भी नजर आ रही है 1/9/10, यानी कि सितंबर में आया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे साल में 4 महीने इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो एडिशन की कॉस्ट क्या है 500 इंटू रेट कर दो -0। अब मैं नहीं कर रहा, बस ठीक है, समझा दिया एक बार। सवाल में होगी तो माइनस करेंगे, क्योंकि अगर सवाल में होती तो यहां पे भी माइनस करते, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस रेजिडुअल वैल्यू इनटू रेट, और ठीक है, सही है ना। तो बस ठीक है, एक बार बता दिया आपको, जरूरत नहीं है, अब नहीं है तो ना लिखा गया, ओके जी। 500 इंटू 10% इंटू 4/12 जी, 16.7 कर लूं, कुछ थोड़ी सी तो माफी दे दो ना। अब मैंने अगर राउंड नहीं किया तो एक डिजिट राउंड कर लिया। स्लो पॉइजन दे रहा हूँ ना आप लोगों को, आहिस्ता आहिस्ता, महसूस भी नहीं हो रहा यार। 1000 वाला सवाल भी करा लिया, राउंडिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन मैंने कहा अभी 1 डेसिमल तक लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 16.67 था, तो 6 के आगे
0.5 से ऊपर की फिगर थी तो हम राउंड अप करके ले आए, ठीक है ना जी। नहीं समझ आई? नहीं तो मैं 6-7 लिख देता हूँ। श्योर जी। टोटल 66 पॉइंट। अभी भाई फिर वो 6-7 बोल रहा है, आप देख लो, फिर आप छेड़ रहा है मुझे ये जी। 66.67 जी। ये क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2010। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री भी वही होगी जो भी पिछले साल एंट्री की थी। डेप्शन की हर साल एंट्री यही होती है। तो 31 दिसंबर 2010 पर एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन ऑफ 2010 रिकॉर्डेड, ठीक है जी। 66.7 लें जी। एंट्रीज आर डन। तो ये दूसरी एंट्री भी करवा दें जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 66.7 से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 66.7। अब दोनों जगह पर लिख लें 31 दिसंबर 10। वैसे तो दूसरा लेजर बनाना ही नहीं था, लेकिन चलो आज ज़रा पहला दिन था, मैंने बना दिया। क्योंकि डेप्रिसिएशन की वो फिगर क्लोजिंग बैलेंस तो है नहीं जो ओपनिंग बने, डेप्शन की फिगर तो यहाँ भी नज़र आ रही है, देख लो। तो इसलिए हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं। अगर रेलेवेंट लेजर्स कहे ना तो हम सिर्फ वही दो बना देते हैं, इसलिए ये बनाते ही नहीं साथ डेप्शन एक्सपेंस कि ये बीच में कवर हो जाता है क्योंकि डेप्शन के, ठीक है ना? सही है, आज बनाया है भारत जी। उसके बाद यहाँ पर लिख लो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2010। लो जी, ये क्लोज हो जाएगा और पीएनएल के अंदर चला जाएगा 31 दिसंबर 2010 पर। बैलेंसिंग लिख लो। कैरी डाउन का मतलब है कैरी डाउन टू ट्रायल। ट्रायल से निकल के जाएगा इनकम स्टेटमेंट में और वहाँ से डेड हो जाएगा, फिर ओपनिंग नहीं बनना। कोई बच्चे कहते हैं ना ये कैरी डाउन लिख के हमें आदत है, तो उसका मतलब है ट्रायल। और कुछ कहते हैं हम जहाँ से पढ़ के आए वहाँ पे यहाँ पीएनएल लिखते थे, आप सीडी लिखते हैं तो हमें लगता है ये बैलेंस शीट आइटम है। तो भाई उनके लिए यार कर रहा हूँ कि इस सीडी का मतलब है सीडी टू ट्रायल, वहाँ से पीएनएल, वहाँ से डेड, प्रॉफिट या लॉस बनकर, ठीक है ना? और अगले साल इसका ओपनिंग नहीं आएगा, ठीक है ना? तो सीडी लिखना चाहे सीडी लिखें, इनकम स्टेटमेंट लिखना चाहे इनकम स्टेटमेंट लिखें, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं सीडी लिख दिया करूँगा। एक्सपेंस का लेजर ऐसे बनेगा ही नहीं है डेप्शन एक्सपेंस जी। उसके बाद ये सारा कुछ ही क्लोज कर दो। अब 31 दिसंबर 2010 पर इसको बैलेंस करना है जी। तो इधर 1000 का बैलेंस हो गया। ये डिब्बे शिब्बे आज ही बन रहे हैं, बस कल से कोई नहीं बनने इंशाअल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो। पिछली बार ऐसे ना बंदा कभी कह ही देता है यार अगर ज़िंदा रहा तो ये काम करा दूंगा, तो बच्चे कहते थे सर बेशक मर जाना लेकिन सिलेबस तो पूरा करा लो। तो सही बात कर रहे थे वो कि सिलेबस तो पूरा करवाना है लेकिन अब मरने के टाइम तो पूरा। और देखो ये स्टाम करा के नहीं ना आया जी। 1000 आपके कुछ ऐसे जज्बात होंगे, लेकिन अब मैं क्या कहूँ आपको, जिंदा रहा तो इंशाल्लाह पूरा करा दूंगा, जाहिर सी बात। अच्छा जी, 1000 रुपया कॉस्ट एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये क्योंकि आज तक की डेप्रिसिएशन है ना, तो ये भी इकट्ठी होकर बढ़ती चली जा रही है। एज ऑन बैलेंस है ना, वो तो फॉर द ईयर सिर्फ उसी साल का आ रहा होता है, ये इकट्ठा होता चला जाता है एज ऑन जी। 99.2 और 99.2 ही आ गया क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 10। तो एक्सट्रैक्ट्स में ले आए इनको, अब चीज़ों को 2010। ये IS1 की प्रेजेंटेशन। IS1 ये कहता है रिसेंट साल पहले हो और उसका कंपैरेटिव होता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर। जब लफ्ज़ लिखा हो ना फलां साल के लिए ये बनाओ इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव का मतलब होता है जो साल रिक्वायर किया उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग पिछला साल। तो अगर 10 और 9 मांगे हैं तो आपने एक्सट्रैक्ट्स में पहले 10 शो करना है, ठीक है ना। ये IS1 की प्रेजेंटेशन ऐसी ही है। बार लगा कोई 9-10 कर भी तो खैर थोड़ा सा नाराज़ होगा, पर ये नहीं कि फुल फ्लैज ही नंबर काट ले जी। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है 66.7। ये हाले भी 6-7 थे यार, पढ़ लो यार, दवाई दो यार ना, रोज़ा है ना, असल में दवाई भी नहीं ले सकता जी।
दवाई लै के सैरी जानी सी ना जी। नेक्स्ट, एसेट 1000 पे चला गया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 99.2 पे चली गई है, और बुक वैल्यू बन जाएगी, बोले 9900 पॉइंट डबल अंडरलाइन कर लें, चलें ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऐसे वैसे बैलेंस शीट होती है कि यहाँ पे टोटल हुआ पड़ा हो, ये टोटल करते ही नहीं हम, तो मैंने वैसे बुक वैल्यू आपको दिखा दी, ठीक है ना जी। ये बेसिक बातें हो गई हैं। डिस्पोजल आज बिल्कुल नहीं करते, अब टाइम कम है, लेकिन एक सवाल आप करेंगे अभी, और फिर वो मैं सॉल्व कर दूंगा आपको अभी, ठीक है ना। उसके बाद कुछ सवाल आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है, उससे ज़रा मेरी तसल्ली हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो ठीक हो गया आपका, होमवर्क काफ़ी सारा कर लेना फिर आज, ठीक है। कल रिड्यूसिंग बैलेंस शायद ना करें, कल इसी का ही डिस्पोजल सिखा दूंगा मैं, फिर परसों रिड्यूसिंग बैलेंस करेंगे। अब अल्लाह करे वो इंट्रो वाले ख़वातीन हज़रात आ जाएँ अब कल तक, ठीक है। अगर वो ना आए तो हो सकता है कल फिर मैं रिड्यूसिंग बैलेंस करना तो परसों है ना वो भी, लेकिन ज़्यादा मज़ा तो ऐसे ही आता है, शायद मैं करवा ही दूँ डिस्पोजल। तो बता देना जो जान पहचान वाले हों कि पर्चा भी कल हो ना, तो कितने बजे होता होगा पर्चा दे के भी आ जाएंगे तो हम इंशाल्लाह उनको पालेंगे साथ, मिला लेंगे साथ, ठीक है ना। तो खबर फैला देना ये कि कल आ जाएं, डिस्पोजल होना है जी, इंट्रो वाला काम नहीं है वो। अच्छा जी, बुक आप लोग ले ही लेंगे, 14, 15, 16 में से 14, 15 और 16 का तो सोल्यूशन है। 17 में एक मिनट करवा देता हूँ, 18, 19, हाँ ये सवाल आप अभी करेंगे क्लास वर्क, और यही मैं आपको अभी करवाऊंगा भी सही, क्योंकि इसका सोल्यूशन मौजूद नहीं है। ओके, ये सवाल एक मिनट बेटा मैं कल आपको करवाऊंगा, जिसमें आपको मैं ये प्रूव कर दूंगा, इस सवाल को दिखा के थोड़ा सा, मतलब प्रूव क्या करना है, बस थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा कि क्यों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट की एंट्री बेहतर एंट्री है, क्यों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट की एंट्री बेहतर नहीं है। ये थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, इस छोटे से सवाल से। फिलहाल तो आप ये ज़रा मुलाहिजा फरमा लें कि आप लोगों को 13वां सवाल मैंने करवाया है, 14वां जिनके पास हैंडआउट्स हैं, बुक नहीं है उनके पास ही हैंडआउट में है सवाल, ठीक है। 14 और हैंडआउट वालों को तो इनका होमवर्क का सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा, बुक नहीं लेंगे तो। 15 तो वह लेते जाइएगा। 16 ये 3 सवाल आपके होमवर्क में है। 17 आप अभी मुझे 17 अभी आप रहने में पेंडिंग है, ये नहीं करें, ठीक है ना, छोटा सवाल है वैसे तो जी। बेटा वो नंबरिंग आगे पीछे थोड़ी सी मैंने की थी, ज़रा अगला सफ़ा पलट लें, वो असल में एंड पे जगह थोड़ी सी बच गई थी, मैंने 17वां सवाल वहाँ डाल दिया था मेरे ख्याल से। इधर दिखाओ मुझे, अभी आपने 15 कितने पे 13वां करवाया है, 14 को लिखे होमवर्क, 17 को पेंडिंग करें, मैंने नंबरिंग तो नहीं चेंज की हुई, 17 को पेंडिंग करें जो एंड पे हैंडआउट वाले, ठीक है ना। हाँ 14 होमवर्क में है, 15 होमवर्क में है, 16 होमवर्क में है, और 19 होमवर्क में है, 18 हम अभी करने लगे, ठीक है। मैं जा ही रहा था 19 की तरफ, ठीक है। ये 18 अभी क्लास वर्क है और 19 भी होमवर्क है। ये होमवर्क मैंने वो सवाल दिए हैं जिनके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, लेकिन सॉल्यूशन साथ साथ देखने वाला जानवी आई कैप के पेपर के हिसाब से मतलब नाकाम है। जानू वाले नाकाम होते हैं, तो नाकाम हो जाएगा सॉल्यूशन देखने वाला। सॉल्यूशन को अपने ऊपर हराम कर लो जब तक कि एक बार सवाल कर ना लो। अब अगला सवाल आता है, जैसे कल कहा था लेंथी पेपर होता है, मैनेज करना है तो आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब वो टाइम बाउंड के लिए मार्क्स नहीं लिखे हुए, तो मैं छोटे छोटे सवाल हैं, मार्क्स अपनी तरफ से लिख देता हूँ आपको, ठीक है। हैंडआउट वाले हैंडआउट में ध्यान से लिखते जाइएगा, किताब वालों के सवाल तो तरतीब में किताब के आ ही रहे होंगे, ठीक है। ये किताब वालों को बताता चलो, 145 पे ये सवाल हमने किया था। 146 वाला जो सवाल है, इसमें आपको एसेट अकाउंट बनाना है और एक्यूमुलेशन अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं।
इनकम स्टेटमेंट के नहीं मांगे हुए, तो जो मांगा हुआ सिर्फ वही कर लेना। सोल्यूशन में देखो दोनों बने हुए या एक ही है? कौन सा सवाल था? हैं? सिर्फ बैलेंस शीट बनी, ठीक है। हाँ, जो मांगा हुआ सिर्फ वही बनाइएगा, आप एडिशनल करने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब इसके लिए 2 साल 2 साल, हाँ 2 साल के लिए लेजर बनाने हैं, और इतना आसान काम है कि मेरे ख्याल में इसके कितने मार्क्स होने चाहिए? ये जितना सवाल अभी हमने किया, इतना सवाल हो तो ये तो मैं बहुत आराम आराम से करवाया है। एंट्रीज तो करनी नहीं है, एंट्रीज को निकाल के 2 लेजर हैं और एक्सट्रैक्ट्स हैं, छोटी सी वर्किंग साथ होती है। कितने टाइम का, कितने मार्क्स का होना चाहिए ये सवाल? मेरे ख्याल से 4 नंबर इसके लिए ज़्यादा हैं, 3 कर लेते हैं। नहीं, चलो 4 नंबर। 4 इंटू 1.8 करो, 4 इंटू 1.8 करो, करो 7.2। आप 8 मिनट लगा लेना, चलो मेरी तरफ से आपको डिस्काउंट है। 8 मिनट में ये सवाल होना चाहिए। आज से ही इस चीज़ को अपनाओगे तो बेटा पेपर के अंदर जाकर पेपर सॉल्व कर पाओगे, वरना पेपर में एकदम से ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आपको हो सकता है ये 8 मिनट में आपसे ना हो पहला सवाल, 10-12 मिनट लग जाए, कोई बात नहीं, कीप ऑन ट्राइंग। अगला सवाल 8 मिनट में होने वाला 12 मिनट में ये हुआ था, अगला 11 में हो जाएगा, फिर 10 में हो जाएगा। चलो कभी भी 8 पे नहीं होगा, लेकिन आप वो 12-13 से तो 10 पे आ गए ना, ये भी काफ़ी है। आपने बस ट्राई करते रहना है, करते रहना है। तो ये भी 4 मार्क्स का, इससे अगला भी 4 मार्क्स का। हर सवाल को 8 मिनट में, चलो पहला दिन है 10 मिनट में कर लेना। अब इससे ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं 8 मिनट काफ़ी, आप इंशाल्लाह कर लेंगे 8 मिनट। ओके डन, 8 मिनट में, ठीक है जी। कौन कौन सा सवाल दिया आपको? 14, 15 और 16। 14 के लिए भी मार्क्स यही हैं, 4 मार्क्स। तो किसी एक सवाल में टाइम थोड़ा कम लगेगा, वो कंपनसेट कर देगा। यूं समझ लो पर्चे के अंदर ये 3 सवाल आए हुए हैं, 4 तिया 12 नंबरों के, 12 इंटू 1.8 करके शुरू हो जाना अल्लाह का नाम लेके। और घड़ी को बार बार देखने से तो समझ नहीं आती, टाइम देखते हुए टाइम ज़ाया कर देते हैं। तो घड़ी को किस तरह से लिखना है, आपने 3 सवाल शुरू करने हैं ना, तो आपने देखना है यार पूरा 1 बज गया इस वक्त, मैं बता रहा हूँ आपको, सचमुच ऐसा ही है, पूरा 1 बज गया। अब 12 इंटू 1.8 करें, कितना बनता है? 12 नंबर का सवाल करना हो, 3 पार्ट्स हैं उसके, लेट से 21 मिनट। तो आपने यहां पर लिखा 1:21। अब इसका फायदा ये होगा कि घड़ी पे आपको गौर से नहीं देखना पड़ेगा कितने मिनट हो गए बार बार गिनने के लिए। आप बस घड़ी पे नजर डालोगे, 21 तक जाना है, 21 मिनट तक, बस ऐसे पढ़ते पढ़ते सवाल हो गया, देखा ओ 10 मिनट हो गए हैं, अब 11 रह गए। वो ईजी है देखना, घड़ी को इस तरह से देखना ईजी है। वरना अगर ये नहीं लिखोगे ना तो हर बार कैलकुलेटर मार रहे होगे, कितने टाइम रहता सी हूं, कितना होगा, ठीक है, तो वो टाइम उल्टा लग जाएगा। ठीक है, ये 3 सवाल 12 मिनट में करने हैं, और उसके बाद इससे अगला मैं आपको करवाने लगा हूं। ये तो छोड़ दिया ना हमने 17वां, तो 18वां अभी करने, आपने पहले करना है बाय द वे। और 19वां जो है इसके अंदर भी आपने, ठीक है काफी है 4 मार्क्स, यानी आप मेरे ख्याल में तो आधे घंटे का बस होमवर्क है। नियत से करें अगर, तो मोबाइल बंद करके साइड पे रखना, ऐसी जगह पे जहां से आप उठ के आपको उठाना पड़े। इंशाल्लाह नहीं उठाओगे आप आधे घंटे तक, अल्लाह ने चाहा तो। इतना मुझे पता है अपने बच्चों की सुस्तियों का, ठीक है। सिर्फ मोबाइल ऐसे है ना, आप नीचे बैठे हो ना, अगर जमीन में पढ़ रहे हो हॉस्टल मिसाल के तौर पर, तो मोबाइल ऐसे बस ऐसे समझ, जैसे एसी लगा हुआ इसके ऊपर रख देना, बस इतना को होके उठ के उठाना पड़े। इंशाल्लाह आधा घंटा गुजर जाएगा, नहीं उठाओगे, ठीक है। कूलर होगा, पंखा होगा, अलमारी होगी, कुरान पाक रखा होगा किसी ऊंची जगह पे, कुछ तो होएगा यार, कितने भी रख लेना। कहता एसी नहीं है, मैं नहीं रखना मोबाइल, मतलब बात ना समझना। अच्छा जी, अब ये तो थी बातें उधारी सुधारी। क्या ख्याल है, आजमाइश शर्त है, क्लास में आप बैठे हो, चलो मेरा भी प्रेशर होगा, मैंने आगे भी तंग भी करना है, क्या कर रहे हो ये वो। 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन 18 पहले आप करेंगे, फिर 15 मिनट के अंदर मैं करूंगा। मेरी तो मर्जी ना, मेरा तो पेपर पास है ना, मैं तो कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो शुरू हो जाए जी। 5 मिनट जरा कम बोल दिए मैंने, है ना। बस 5 मिनट नहीं तो चलो 6-7 मिनट, हिम्मत करोगे तो अल्लाह कुछ भी कर देंगे आपके लिए। बस शुरू हो जाओ, शाबाश। अब मैं हाइब्रिड का चक्कर लगाता हूं, जरा देखता हूं कौन कौन पढ़ रहा है। एक तो आखिरी वाले भाई ने अब किताबें खोलना शुरू की हैं,
और कौन है बाजियों में से? सब भी पढ़ रही? नहीं, मुझे लग रहा है किसी ने अभी ये दूसरी रो वाले आप ही ने अभी रजिस्टर ओपन किया है ना। मैं आ रहा हूँ, अभी चेक करता हूँ। सबको आके, सबका हक बनता है, हाइब्रिड वालों का भी हक बनता है बेइज्जत हो, सिर्फ आप लोग क्यों हो? ना एंट्री ना करें, लिखा हुआ है जो रिक्वायरमेंट है पर्चे में आ गए आप एकदम से, आपका पेपर स्टार्ट हो गया है इतनी जल्दी दूसरे ही दिन, तो जो लिखा हुआ है भाईजान अभी अभी रजिस्टर ओपन किया है, दिखाओ क्या पहले क्या किया है। ओह माय गॉड, तो जो सारा सवाल किया वो नहीं किया, अच्छा, हेयर स्टाइल तुमने इतना बनाया हुआ और सवाल तुमने, ये जो साफ सफा खोल के बैठते हैं ना बड़े खतरनाक लोग। चलो शाबाश जल्दी करो, चलो अब जो आइंदा आइंदा नहीं करना ऐसे, जो हो गया सो हो गया। मैं आ तो रहा हूँ हाइब्रिड में, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं कहूंगा आप लोगों को। अब ये देखना है कि मैं गर्ल्स वाले हाइब्रिड में पहले जाता हूँ या बॉयज वाले में, ये देखना है। वैसे मुझे पता नहीं है कि दोनों में से कौन सा है, चलो आज तजर्बा करते हैं। लो जी, रूम नंबर 2 में मैं जाता हूं दूसरे नंबर पे, 1 में पहले आ गया। मोबाइल वाले भाई, ओ माय गॉड, आमिर भाई जरा बंद कर दें माइक को, चले रहने दें, बंद ना करें, इसका कुछ तो करें जल्दी जल्दी। शाबाश, ये जो है ना, ये जो अभी अभी रजिस्टर ओपन हो रहे हैं, पढ़ रहे थे ना, सही नजर आ रहा है? जी सर, जी सर। मेरा गुस्सा नजर आया था स्क्रीन में? यस सर। अच्छा, वैसे आपस की बात है, फिजिकल वालों से ज्यादा साफ नजर आता है जी सर, है ना? गलती से ले ले, लेकिन अगली दफा यही लेंगे यार ज़्यादा अच्छी है। मुझसे दूरी तुम्हें बर्दाश्त है, नहीं नहीं सर, मुझे तो नहीं है। अच्छा, व्हाट टॉक इज, देखिए यार मुजाहिद से लोग होने चाहिए, पढ़ने का शौक रखने वाले। ये भाई ने अब देखो ना, रजिस्टर ही अभी खोला जब मैंने बोला, क्या वजह थी, पहले क्या था? पहले खोला था आपने पंजाब देखे। अच्छा, आइंदा तो नहीं ऐसे करोगे? चलो अब तो जो होना था हो गया है। पढ़ने आते हो ना, तो पढ़ना है ना अच्छे तरीके से, हैं? जी को मसला, ये लड़कियों ने कोई सिस्टम लगाया होता है ताकि मैं क्लास में आके चेक ना कर सकूं, है ना? कोई मसला तो नहीं है हाइब्रिड में? है तो मैं ऑफ करके आता हूँ। चलो अब कल फिर छापा। यार बच्चों एक मसला हो गया, मैंने टाइम तो देखा ही नहीं था कि जब 5 मिनट दे के गया हूँ। किसी ने देखा हो टाइम? अब बता देना, यूं ना करो, सचमुच मैं कह रहा हूँ। अब तो 7 मिनट हो गए हैं, चलो 3 मिनट में ख़त्म करो आप, फिर ये ज़्यादती होगी वैसे। भाई सवाल कर तो हर एक ने लेना है, असल ये तेज़ी से सही करें। इतनी आसान चीज़ पे टाइम लग रहा है ना, तो फिर कुल वल्ला पढ़ लें। बारह का सिर्फ बना लें जी, 13 में तो कोई एडिशन ही नहीं है ना। चलो 13 का भी बनाओ, बनाओ 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 बनाओ, पता तो होगी कुछ भी ना हो तब भी लेजर तो बनता है, एक काम तो होता ही होता है। एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, 3 मिनट इसीलिए ज़्यादा दिए हैं। मैं तब तक ज़रा ऐसे ही यहीं पे कर लेता हूँ ना, टाइम बच जाएगा लेजर लूजर बनाने का।
क्योंकि इसका सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है ना, तो वो फिर कर लेना बेहतर है, चेक हो जाएगा आप। बाकी तो होमवर्क में करेंगे, खुद ही चेक भी कर लेंगे इंशाल्लाह। जी कोई है ऐसा बच्चा जिसने कर लिया हो सवाल? कोई एक भी बच्चा नहीं है? बना लिए हैं? बनाओ ना। गुड यार। ये तुम जो दो दो मार्कर इस्तेमाल करते हो ना, तुमने मारे जाना है। सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट अलाउड है, एक बात ध्यान में रखना। ये पूछ लेना आई कैप से, तसल्ली हो जाएगी कि मार्कर या पॉइंटर अलाउड है या नहीं। हाँ लेकिन ब्लैक है और एक हो, इतना टाइम ज़ाया होता है। बहुत अच्छा है, नोट्स ऐसे बनाओ, लेकिन जब घर पे प्रैक्टिस करो तो उसके लिए ज़रा ध्यान ये रखना कि एक ही पेन, एक ही चीज़ हो, जिससे आपने स्पीड काम करना है। इससे टाइम और बचेगा आपका इंशाल्लाह। ठीक है, नोट्स जैसे खूबसूरत बनाने हैं बेशक बना लो, लेकिन अंडरलाइन। हाँ बहुत अच्छे नोट्स बना रहे हो ना, लेकिन पर्चे में अगर यही आदत लेके चले गए, फिर भी मेरा दिल है कि अब स्केल से मैं तो फुट्टा भी लगाने को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आपका टाइम बच जाता है, आप कर लेते हो, तो एंड तक जाते जाते सोच लेंगे, वरना फिर एंड पे चेंज कर लेना इसको। आ सकता है टी अकाउंट बनाना भी, वैसे अब आता नहीं है टी अकाउंट। इस सब्जेक्ट इससे इस टॉपिक का या नोट मांगता है, या इस जवाब देना बेटा इसको, या इस टॉपिक से नोट मांगता है, या एक्सट्रैक्ट्स मांगता है, या अंग्रेज़ी में डिस्कशन। लेजर अब नहीं मांगता, वो बचपन था, गुजर गया। जी बेटा बोले। अच्छा, मैंने कहा सवाल है। वेरी गुड। और जी गुड। कितने बच्चे हो गए? माशाल्लाह। हाँ जी, हाइब्रिड वाले तुसी भी बच्चे ही हो मेरे। कोई जवाब ना सवाल। यार ये कैमरा चेक कराओ, ये गर्ल्स की क्लास ना बहुत पीछे पीछे ऐसे दूर तक नज़र ही नहीं आती। ये बातें अब कर रही होती हैं, पता ही नहीं लग रहा होता मुझे। ये हाइब्रिड में बैठी इसीलिए, इन्होंने क्लास ही इसीलिए ली है, चलो गप लवाएंगे। अभी वहाँ पे ना मैं वैसे भी एक प्रॉक्टर का इंतज़ाम कर रहा हूँ, ताकि हर बच्चे पे नज़र रहे, बच्चे डिस्टर्ब ना करें दूसरों को। जी मेरे ख्याल में शुरू कर देना चाहिए अब। चलें जी शुरू करते हैं, क्योंकि ख़त्म करेंगे तो छुट्टी मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलनी। ओके, ये आखिरी सवाल है। कितने बच्चे अभी रहते हैं? कितने बच्चे रहते हैं? बस फिर कम ही है, मैं 30 सेकंड है, ख़त्म करो। जी 15 रह गए 30 में से। फाइव, 4, 3, 2, 1 स्टॉप राइटिंग। ये होता है क्लॉक का प्रेशर। मैंने जब 5 सेकंड बोलना शुरू किया, अच्छे भले लिख रहे थे, लिखना ही रुक गया।
तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करते रहें, इसको आपने ओवरकम करना है, ठीक है ना। चाहे 5 सेकंड भी बोले ना रहते हैं, तो आप 5 सेकंड में भी वही काम करते रहें जो आप कर रहे थे। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मसला जो है, इसको डे 1 से ही हमने इस दफ़ा पकड़ लिया है। इसको डे 1 से ही आपने ऐसे करके पकड़ लिया है। हमने छोटे छोटे सवाल भी मार्क्स लिख कर करने का सोचा है, ताकि हमारी प्रैक्टिस आज से ही होने लग जाए। तो करेंगे ना घर जाके? कितने मिनट में करना है? इंशाल्लाह हो जाएंगे घर में सवाल, ठीक है। अच्छा, अब मामला इस सवाल में क्या था? सबसे पहली बात, इस सवाल को जो मैंने करवाया और इस सवाल को जो अभी आपको करने में के लिए दिया, सबसे पहला बेसिक फ़र्क ये था कि वो सवाल खड़ा ही यहाँ पे था, यानी कि इसमें ओपनिंग बैलेंसेस ऑलरेडी मौजूद थे, पहले से एसिड्स चले आ रहे थे, एडिशन नहीं है सिर्फ। इस सवाल में पहला साल था बिजनेस का, ऐसे लग रहा था ना, तो सिर्फ एडिशंस आए थे, और फिर अगले साल वो क्लोजिंग ओपनिंग बना था, क्लोजिंग ओपनिंग बना था। लेकिन इस सवाल के अंदर साल शुरू हुआ है तो पहले से एसेट्स मौजूद हैं, यानी कि बिजनेस रनिंग था। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हमें पहले साल के ही बिजनेस के पहले साल का ही लेजर बनाने के लिए दे, दरमियान में से किसी भी साल के लिए दे सकता है। तो हमें ओपनिंग बैलेंसेस से लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ इस सवाल के अंदर क्या है? एहसान हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन 1 जनवरी 12, या फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ एहसान एज ऑन 1 जनवरी 12। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस है, ठीक है। एसिड का भी है और अक्यूमुलेटेड 1000 में करूंगा जी मैं सवाल इंशाल्लाह, ठीक है। तो 1 जनवरी 2012, 1/1/12 एसिड का ब्रॉड डाउन 900, और 1 जनवरी 12 अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ब्रॉड डाउन। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं क्लास में बैठा हुआ जिसको ये बात ही पता नहीं लगी थी कि ओपनिंग बैलेंसेस है? फील फ्री टू कम्युनिकेट। मुझे पता तो हो कोई इस तरह का बच्चा हो, मैं ताकि उसको, और नहीं तो अकेला होएगा ना तो मैं अलग ले लूँगा, आ जाओ यार तुम्हें समझा देता हूँ कोई मसला है। लेकिन बताते रहना, ये ना हो कोई मसला तब तक बड़ा ही होता है जब तक आपके लिए वो मसला है, ख़त्म हो जाए तो फिर तो कोई मसला छोटा नहीं होता। अगर किसी को नहीं पता इस बात का तो भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, चलें आगे, बोलें? चलें जी, इसका मतलब कोई मसला नहीं। नेक्स्ट, डेट ऑफ परचेज है 1 मई 12 और कॉस्ट है 180। 1 मई 12 को एक एसेट खरीदा, एंट्री करेंगे एसेट डेबिट 180 से और कैश क्रेडिट दिमागों में। अब वो कैश जो क्रेडिट हुआ था उसका ये इम्पैक्ट यहाँ पे एसेट अकाउंट में बता दो, ठीक है जी। 1/5/12। उसके बाद जी क्या हो रहा है? इसी साल में 8वें महीने के पहले दिन एक और एसेट खरीदा है 130 का। इसकी एंट्री क्या बनेगी? 1/8/12 पर, चलो ये तरतीब हुई रखें जी, एसेट डेबिट 130 से कैश क्रेडिट दिमाग के अंदर। अब वो इस एसेट के डेबिट के अगेंस्ट रेलेवेंट क्रेडिट क्या है? कैश। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1/8/2012। अब यहाँ पे आके एग्जाम जो इनविजिलेटर था उसने आपसे पेपर छीन लिया कि टाइम खत्म हो गया है, तो आपके ख्याल में आपको 0 नंबर मिलेगा? अकाउंटिंग में ये बात याद रखिएगा, जो काम आप रिक्वायरमेंट में लिख खाए हैं उसके नंबर मिलेंगे। बल्कि थोड़ा सा तरस अगर खाए ना तो रिक्वायरमेंट में कुछ नहीं भी पहुंचा, ये वर्किंग आप पहले कर रहे थे तो ये वर्किंग उसकी रिक्वायर्ड फिगर निकाल रही है तो उसके भी कोई नंबर दे देता है। लेकिन असल तो ये बात है कि रिक्वायरमेंट में जो चीज़ें पहुंच जाएं आपकी, सवाल पूरा करना ज़रूरी नहीं है, जो पहुंच गया उस लेजर रिक्वायर्ड था, लेजर में 3 फिगर्स पहुंची, अगर 0.5 एक फिगर वहाँ पे शो करने का नंबर था तो इसके मुझे 1.5 नंबर मिल चुके हैं। ये ओपनिंग सवाल से उठाकर इधर लिखना, इसके भी नंबर होते हैं, यानी कि अगर 0.5 की एक एंट्री है तो उस हिसाब से मेरे 2 नंबर अभी तक आ भी चुके हैं। तो अकाउंटिंग बहुत आसान है, बस ये पर्चे में आपने करते रहना है सवाल को। लेकिन ये बात पर्चे में पहली बार जाके करेंगे तो कभी नहीं होगी। इसी के लिए क्लास के बाद होमवर्क, क्लास में भी आपको टाइम प्रेशर कभी कभी ऐसे देता रहूँगा, होमवर्क भी आपने टाइम बाउंड करके करना है और सोल्यूशन को कतन नहीं देखना जब तक पूरा सवाल ना हो जाए। कहीं फंस गए हो ना सोल्यूशन करते हुए तो कुछ फिगर अज्यूम करो और सवाल पूरा कर दो, उसके बाद सोल्यूशन देखो। एक सफ़ा ज़ाया होगा, 6 महीने बच जाएंगे। सफ़ा बचा लो या 6 महीने बचा लो, ये आपकी मर्जी है। सफ़ा बचाते बचाते ये ना हो 6 महीने लग जाए दोबारा। तो सोल्यूशन नहीं देखना, पूरा सवाल एक बार जैसा तैसा हो कर देना है। ओके, करोगे ना?
आजकल आसान चीजें चल रही हैं, यहीं से आदत बना लोगे तो मुश्किल में भी ये आदत कंटिन्यूड रहेगी। ओके, सही है। अच्छा जी, अब ये 2 एडिशन हो गए, उसके बाद और कुछ नहीं है, सवाल तो खत्म हो गया। अब सिर्फ रह क्या गया, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन और उसकी एंट्री। डेप्रीसिएशन रेट है जी 20% स्ट्रेट लाइन। वो बच्चे हाथ खड़ा करें जो 10% से कर गए सवाल। होते हैं 1-2 हर दफा इस तरह के भी, बता दें सवाल में पढ़ तो लो, रेट 10% नहीं है, यूनिवर्सल थोड़ा ही है रेट 10%। ध्यान से, ये मुझे अपने तजर्बे की बुनियाद पे अर्ज कर रहा हूँ कि हर अटेम्प्ट में ऐसे 3-4 बच्चे माशाल्लाह होते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो हैं आज वो शर्म ना करें, हर दफ़ा ऐसे होते हैं, ठीक है। लेकिन सबक ज़रूर लें। सवाल को इसीलिए कहा कि ये तो छोटे सवाल है ना, बड़े सवालों के अंदर यहीं से तो मार पड़ेगी आपको अगर आप बात नहीं मानेंगे। कौन सी वाली? सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ के 2 दफ़ा सवाल को पढ़ो, फिर करना शुरू करो, ठीक है। तो उम्मीद है पढ़ोगे आइंदा सवाल को अच्छे से, ठीक है। अच्छा, 20% रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो भाई आज तो माशाल्लाह माशाल्लाह ओपनिंग ऑलरेडी आ रहा है। तो सबसे पहले ओपनिंग की डेप्रीसिएशन निकालनी है, और चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इसी ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स जो लेजर की डेबिट साइड पे नजर आ रही है 900, इसी के ऊपर रेट लग जाना और कोई फ्रैक्शन नहीं लगना। तो ऑन ओपनिंग तो कॉस्ट है 900, अभी तक तो कॉस्ट ही चल रहा है, तो मैंने एक बार वो लिख दिया है ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल इनटू रेट। बार बार मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आपने याद रखना है, क्योंकि जब डिस्पोजल आएगा तो यहीं पे थोड़ी चेंज आनी है, जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बनेगा तो यहीं पे थोड़ी सी चेंज आनी है। ओके, तो 900 इंटू 20% इंटू इंटू शिंटू कुछ नहीं, यहाँ पे कभी भी फ्रैक्शन कुछ नहीं लगाना जी, 180। उसके बाद 2 एडिशंस हैं, 180 स्ट्रेट लाइन मेथड है लेकिन रेजिडुअल वैल्यू गिवन नहीं है, तो -0 करके टाइम्स आया क्यों करें, ठीक है। इंटू 20% इंटू 1 मई को आया है, पहले 4 महीने ये एसिड था नहीं, तो कितने महीने रहा? 8/12, एग्जैक्ट 24। नेक्स्ट है जी दूसरा एडिशन है 130 का, कॉस्ट है इंटू 20%। ये कब आया? कल जाएगा भी सही एसिड, अभी तो सिर्फ आ रहा है ना, कल जाएगा। तो कल वो काम है जो आपने पहली बार देखना जिंदगी में, इंट्रो के अंदर नहीं देखा हुआ, ठीक है ना। लेकिन वो असल में मुझे आज लगा कि शायद इसको तेज कर गया तो कल वो भी समझ नहीं आएगा, तो सुकून से आज इसको पक्का कर लिया, अपने हिसाब से कर लिए। कल डिस्पोजल स्ट्रेट लाइन वाला हम खत्म कर देंगे विद एक्सट्रैक्ट्स इंशाल्लाह, ठीक है। फिर टाइम बच गया तो रिड्यूसिंग बैलेंस का एक बेसिक सा सवाल, वो जो मैंने कहा नहीं कि एक सवाल में दोनों मेथड्स अप्लाई करने हैं, वो करवाऊंगा, शायद वो सवाल करवा दूँ ताकि अगला मेथड शुरू हो जाए। तो फिर परसों उस मेथड को करके उसका डिस्पोजल, और फिर इस तरह से एक्सचेंज। मतलब माना कि पहला हफ्ता मैंने बोला है बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन सारे ही बेसिक नहीं है ना, अब मिक्सचर चल रहा है ना। अब पहले 2 तो वो लेक्चर थे जो आपने पहला, असल में तो मैं इंट्रोडक्शन देता रहा ना, कल तो सब्जेक्ट पेपर में है क्या, कैसे पेपर, आप पीआरसी से आए हैं, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो अब वो कल का आधा लेक्चर और आज का लेक्चर ही सिर्फ इंट्रो वाला था। अब कल डिस्पोजल शुरू हो जाना है तो वो तो इंट्रो का नहीं है, फिर बीच में अगर रिड्यूसिंग बैलेंस शुरू होता है तो वो फिर इंट्रो वाला है, लेकिन जब उसका डिस्पोजल आएगा तो वो नहीं है। फिर एक्सचेंज ऑफ एसिड मैंने शुरू कर देना है, वो आपने इंट्रो में नहीं पढ़ा हुआ। फिर उसके बाद चेंज इन एस्टीमेट पढ़ा हुआ है, चेंज इन एस्टीमेट भी नहीं पढ़ा हुआ, वो सारा कुछ इस हफ्ते में करना है। तो कुछ चीज़ें बेसिक इंट्रो वाली हैं और कुछ चीज़ें बस उसी को, लेकिन FR1 के हिसाब से वो बेसिक चीज़ें इस टॉपिक के हिसाब से। बैग तब बंद करना है जब मैंने कहने को क्लास है, तो आराम से बैठो, फिर खबरदार बैग बंद किया तो जानते नहीं तुसी जी। तो इंटू बातें सर ज़्यादा ना करें, कम बातें किया करें, नमाज से भी जाना है। चलें जी, 5 बाय, सही आप सही कह रहे हैं सब, मैं ज़्यादा बोल रहा था। आज 11 कर लें, चलो एक और कदम आगे बढ़ गए, स्लो पॉइजन यू नो, राउंड कर दिया जी हमने, ठीक है, कर सकते हैं, गलत नहीं है ये। बोलो 215 एंट्री कराओ। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस दिमागों में डेबिट मांगा नहीं है उसने, रेलेवेंट लेजर्स भी कहे तो हम डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का लेजर नहीं बनाएंगे, तो दिमागों में जो नहीं है, जहां पे खाली जगह है वहां पे कोई एंट्री भी फेंक दो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट फेंक दो, ठीक है। और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 215, यहां पर डेप्रीसिएशन वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दो, 31 दिसंबर 12 लिखो और 31 दिसंबर 12 पर इन लेजर्स को क्लोज करो। कैरी डाउन बैलेंसिंग, हाँ जी, कितने है टोटल?
अब वो मैं नहीं बना रहा बॉक्स, ठीक है ना, बस अब ऐसे ही काम चलेगा। 1 2 1 0 और इधर भी 1 कितना आ गया 5 5 6। हो जगह घट हो गई है, तो इसी को इंशाल्लाह आप कल कंटिन्यू करेंगे। 5 मिनट रह गए, नमाज में भी जाना है। तो 5 1। अच्छा वैसे ज़बानी कलामी सुन लें। वही वही आखिरी क्लास के आखिरी लम्हात में थोड़ी सी माफ़ी। अच्छा जी, मैंने भी तो आपको सजा नहीं दी, मैं तो 1.5 घंटा खड़ा कर देता हूँ बच्चों को, जैसे कोई छुट्टी करे, कोई होमवर्क ना करे कोई। लेकिन आपको अब रमज़ान में थोड़ा पैकेज लगा हुआ है, माफ़ी लगी हुई है अगर आप नहीं करेंगे तो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही कि आप ना करें। आपने अपना फ्यूट्यूरे के साथ तो नहीं ना खेलना, फ्यूट्यूरे के साथ नहीं खेलना आपने, ठीक है जी। बच्चों ओपनिंग बैलेंस अगले साल, क्लोजिंग बैलेंस अगले साल ओपनिंग बनेगा और ओपनिंग की डेप्रिसिएशन आएगी अगले साल में, और कोई एडिशन नहीं है तो फिर भी लेजर आगे बढ़ेगा। ओपनिंग कॉस्ट 12,000 यही क्लोजिंग बन जाएगी, और ये ओपनिंग डिडक्शन ये सेम नहीं रहेगी, इसमें 1 साल की डिडक्शन और पड़ जाएगी, ठीक है। चलो 1 साल का सिर्फ एक्सट्रैक्ट देख लो इनकम स्टेटमेंट, दूसरे साल को फिर आप पूरा कर लाना, ठीक है ना। ओके, बहुत ज़्यादा ही आसान नहीं था यार ये तो आज का लेक्चर। बोर हो गए आज हम, है ना, बोर हुए हैं ना। कल इंशाल्लाह नहीं होंगे, डिस्पोजल ने आना है और छाना है। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2010 का 215 है, और बैलेंस शीट की अगर बात करें तो पता नहीं रिक्वायर्ड है या नहीं है, मैंने तो लिख दिया है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूँ मैं तो जी। ये पहला साल, चलें 1 मिनट ज़रा पूरा कर लें। एसेट की कॉस्ट कितनी है 1210, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इसमें से लेस होनी है, वो कितनी है जी 565। बुक वैल्यू कितनी नज़र आएगी 645। अब 13 कर लोगे कंप्लीट, ठीक है। ये 12 कितने बच्चों का बिल्कुल सही था, कितने बच्चों का बिल्कुल सही था। अच्छा किसका सही नहीं था, 2 तो वो 3 बच्चे आ गए ना 10% वाले, उनके अलावा किस किस का सही नहीं था जी। वो तो ठीक है, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि गलती जिनकी है वो शेयर करें ना, गलती क्या है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ किस किस का सही नहीं था, क्या गलती की इधर है। अच्छा इधर फ्रैक्शन लगा दिया था, ओपनिंग नहीं लिखा था। ओके गुड जी, राउंडिंग को गलती नहीं है बेटा, वो सही है, फिर आपका हाथ खड़ा करना ही नहीं बनता था जी। चलें जी, अब 5 मिनट रह गए, इसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह कल। सिर्फ एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना बाकी है, ओके, और एक्सट्रैक्ट्स पूरे कर लेने हैं। बाकी आपको होमवर्क मैंने बता दिया है। ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।